अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, अगर मौसम की बात करें ना तो सबसे पहले आज शो के स्टार्ट में आपको मौसम का हाल अहवाल बताते हैं कि जी मौसम कैसा है। तो शहर कायद का जो मौसम है वो कैसा है जी? गर्म है और मरतूब है, और हब्स की जो कैफियत है वो जाहिर सी बातें बरकरार है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है जी 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर में जनूब मगरब सिम से हवाओं की जो रफ्तार है वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो है वो जो ज़रात की मिकदार है 100 पार्टिकुलेट मीटर से कम रिकॉर्ड की गई हैं। ये है जी मौसम का हाल। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी क्या कुछ हो रहा है। अब क्योंकि बड़ी ईद करीब है तो मवेशी मंडी जो है वो सज जाती है, और इस हवाले से जो है उसके प्रॉपर इंतज़ामात चेक करना, इक़दामात करना और आवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन कोशिश करना, ज़ाहिर सी बात है ये तो इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है। तो बस इसी सिलसिले में जो है वो कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब जो हैं वो एडिशनल IG पुलिस कराची आज़ाद खान के हमरा नॉर्दर्न बाईपास गए, और वहाँ पर जो मवेशी मंडी कायम की गई है उसका उन्होंने दौरा किया और मेक श्योर किया कि तमाम सहूलियात जो हैं उनको यकीनी बनाया जाए। जानवरों की आमदोरफ्त को भरपूर तौर पर महफूज बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स के ताउन से इकदाम किए गए। स्टेट बैंक के ताउन से रकूम लेन देन के लिए नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी पर डिजिटल जो निज़ाम है वो भी मुतारिफ कराया गया है। कराची इंतज़ामिया शहर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए हर मुमकिना सहूलत फराहम कर रही है, और तमाम अजला में टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KMC और कंटोनमेंट बोर्ड के ताउन से मवेशी मंडियाँ जो हैं वो कायम की गई हैं। अच्छा जी, उन्होंने जो है वो 7 मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले रकूम की डिजिटल लेन देन की सहूलत का जो है वो इफ्तिताह किया है। तो ये तो सिचुएशन है मवेशी मंडी के हवाले से। अच्छा जी, अब आपके साथ में जो है वो एक रेमेडी शेयर करते हैं, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर आते जाते हैं, या वर्किंग वुमेंस हैं, या फिर प्रोफेशनल्स हैं, या फिर ऑल्सो अगर आप घर में हैं और आपको किसी शादी में जाना है और आपका प्रॉब्लम ये है कि जी गर्मियों में स्कैल्प के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है पसीना, और जो स्कैल्प की स्वेटिंग होती है उस वजह से जो हेयर स्टाइल है उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप कर्ल्स करते हैं या आप अच्छे से हेयर डू करवा रहे होते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत स्टिकी लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई आपने ऑयल लगाया हुआ है, और आपका हेयर स्टाइल जो है वो इतना अच्छा नहीं बन पाता। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि वो लोग जिनका स्कैल्प जो है, जिनके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहती है, यानी पसीना आता है, और उसकी वजह से भी उनके बाल बड़े चिपके चिपके लगते हैं और लगता है कि जी बाल घने नहीं हैं, बड़े चिपके हुए बाल हैं, उन लोगों के लिए रेमेडी ये है कि जब भी आपने किसी तकरीब में जाना हो तो उससे ऑलमोस्ट 48 घंटे पहले आपने लेने हैं नीम के 10-12 पत्ते, और नीम के 10-12 पत्ते लेकर आपने ये करना है कि आपने उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने उसका पानी जो है वो छान लेना है। जब आप उसका पानी छान के ठंडा कर लेंगे तो फिर आपने अपने बालों में शैम्पू करना है, और जो आखिरी वॉश करना है वो आपने उस पानी से करना है जो आपने नीम के 10-12 पत्ते लिए थे, और फिर उसका पानी जो आपने बॉईल करके ठंडा किया था। उसके बाद जब आपने वॉश कर लिया, लास्ट वॉश उससे कर लिया, तो फिर उसके बाद अब 48 घंटे बाद, यानी अगर आपने कहीं जाना है मेन इवेंट पे, उससे पहले, ताकि आपके बाल जो हैं वो स्टिकी नहीं लगें और घने घने लगें, तो उसके बाद फिर आपने ये करना है कि जिस दिन आपका इवेंट है, जिस दिन आपने जाना है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, बर्थडे में जाना है, किसी के घर मिलने जाना है, तो उससे पहले आपने क्या करना है, जाने से पहले उस दिन वॉश नहीं करना, ड्राई शैम्पू यूज़ करें। अगर आपके पास ड्राई शैम्पू नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि आप जो है वो कॉर्न स्टार्च पाउडर जो है वो यूज़ करें, यानी मकई का आटा। अब क्वेश्चन ये है कि मकई का आटा तो वाइट वाइट है, अब अगर वो बालों में आप स्प्रिंकल करते हैं तो जाहिर सी बात है वो वाइट वाइट नज़र आएगा। तो उसके लिए आपने ये करना है कि उसमें आपने कोको पाउडर मिला लेना है, यानी कि जो चॉकलेट पाउडर होता है। अगर आप वो भी नहीं मिला सकते हैं तो जो आपका डार्क कंटूर होता है आप वो मिक्स कर सकते हैं, उसका पाउडर मिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको मिक्स करके जो है वो बालों में स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि आपके बालों की जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे और वो स्टिकी नहीं हो। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं या कुछ ना कुछ वो रह गया है वाइट वाइट, तो आप ये कर सकते हैं कि
कूल यानी जो हेयर ड्राई होती है उससे आप उसको अगर हवा से उसको ठीक करेंगे, यानी कि हेयर ड्रायर अगर आप अपने बालों के ऊपर मारते हैं तो फिर डेफिनेटली वो जो उसके एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाएंगे और आपके बाल हो जाएंगे जी हेल्दी, और वो बिल्कुल ऐसी लुक आएगी जी अभी आप कॉलर से आ रहे हैं और अभी आपने जो है वो बाल जो है वो कर्ल्स कराएं, आपने अपना हेयर स्टाइल बनाया, आउटवर्ड्स किए या इनवर्ड्स किए। तो ये रेमेडी है जी उन लोगों के लिए जिनका स्कैल्प जो है वो मुस्तकिल, जिस पे स्वेटिंग होती है और उन्होंने कहीं जाना होता है और उसके लिए होती है उनको मुश्किल। तो पार्टीज़ में आने जाने के लिए, शादियों में आने जाने के लिए, किसी के घर मिलने आने जाने के लिए आप 48 घंटे पहले नीम के पत्तों की ये जो रेमेडी है वो ज़रूर करें और फिर देखें कि आपके जो स्कैल्प है उसकी स्वेटिंग जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ये आपके बालों के लिए भी बड़ा मुफीद है, और अगर आपके सर में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है या दाने होते हैं उसके लिए भी बड़ा मुफीद है। लेकिन अगर आपको इससे एलर्जी होती है तो पैच टेस्ट ज़रूर करें और फिर इसको आप इस्तेमाल करें और देखिए ये रेमेडी जो है आपके बहुत काम आएगी। लेकिन जब भी आपने कहीं आना जाना है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और मिलवाएंगे आपको हमारे ज़बरदस्त गेस्ट से। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम फिटनेस से रिलेटेड। अच्छा, जब हम फिटनेस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं ना तो हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं कि भाई हम किस तरीके से कंसिस्टेंट रहकर अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकते हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट हो, आपका कोई भी ऐसा जो है ना वो टाइप ऑफ वर्क हो जो आप करना स्टार्ट करते हैं और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, इनफैक्ट अगर आप कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं, कोई थेरेपी भी कर रहे हैं, कोई आप सेशन भी ले रहे हैं, तो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। और जब फिटनेस की बात होती है ना तो ये फिटनेस आप जितने भी लोग देखते हैं ना कि आपको बहुत फिट नज़र आते हैं, बड़े हैंडसम और स्मार्ट नज़र आते हैं, तो उनका क्या राज होता है? उनका राज ये होता है कि वो कंसिस्टेंसी पर जो है ना वो अपनी रूटीन फॉलो करते हैं और वो बड़े कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब आंधी चले तूफ़ान चले, तो एक मतलब जुमले के तौर पर मैं कह रही हूँ कि कुछ भी हो वो अपना रूटीन फॉलो करते हैं, अपने टाइम से जिम जाते हैं, टाइम से सोते हैं, अपनी नमाज़ें जो है वो टाइम से पढ़ते हैं, अपने स्पोर्ट्स आवर्स जो हैं उसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, उसके बीच में वो अपनी दूसरी एक्टिविटी भी करते हैं और काम भी करते हैं साथ में। तो फिटनेस और काम साथ साथ कैसे किए जा सकते हैं, और वो भी इस मौसम में कि जब मौसम इतना गर्म हो, इस पर बात करने के लिए सलमान भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान भाई, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम जो है कराची का बड़ा जो है ना वो कहना चाहिए कि हब्स वाला हो रहा है। इस गर्मी में काम भी करें, फिट भी रहें, फिटनेस भी मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी भी रखनी है, और लोगों ने अपने ऑफिस और बाकी चीज़ें भी प्लान करनी है। कैसे मुमकिन है, कैसे प्लान कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी फिटनेस के लिए कितनी ज़रूरी है? आपने बड़ी खूबसूरत बात कही सबा कि हमें मुनज़्ज़म होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही अमाउंट ऑफ स्लीप, नींद पूरी करना, काम भी उसमें करना, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ वर्जिश करना। ये आपने तीनों बातें पॉइंट आउट की और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इंटरनली, अपने मेंटली अपने आप को फिट करें, यानी कि अपने माइंड को मुनज़्ज़म करना सीखें। दूसरी बात ये कि इस गर्मी के अंदर लिक्विड्स बहुत ज़्यादा पिएं, आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिन के लिए, जब तक ये मई का महीना है। इंडोर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में रहते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट पीटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रात के वक्त वॉक कर सकते हैं। अगर आपको आउटडोर करना है तो सूरज डूब जाने के बाद आप वॉक कर सकते हैं, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ कीजिए। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, फिटनेस की जब हम बात करते हैं, जब हम फिटनेस ट्रेनिंग में कंडक्ट करता हूँ तो मेजॉरिटी लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, फैट लॉस करना, वजन कम करना। वजन कम करने का या फैट लॉस करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है मुस्तकिल मिजाजी। आपको स्लो वॉक 45 मिनट डेली मुस्तकिल मिजाजी से करनी है। आप जैसे ही ये चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अपने तर्ज ज़िंदगी में लाएंगे, आपको उसके असरात खुद नजर आने लग जाएंगे। लोग मुस्तकिल मिजाजी में नहीं आते, इसी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते, इस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलते। अच्छा, अब क्या है कि कंसिस्टेंसी रखने के लिए भी मुझे लगता है कि बड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। इस बात पर लोगों को लाने की ज़रूरत है वो किस तरह से जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लाइक अगर आप सुबह 9 बजे उठ के एक्सरसाइज करने के लिए गए हैं तो नेक्स्ट डे भी यू हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, लेकिन उस वक्त में रात में शेड्यूल आउट हो जाता है, कोई किसी और काम में लग गया, रात को देर से सोए, सुबह आँख नहीं खुली, फिर नेक्स्ट डे। आप ये बताइए
कि अगर 1 मंथ है और उसमें किसी को एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया है या कोई चाहता है कि चले जी मैं 1 महीने में कुछ फिटनेस के करीब आ जाऊं या कुछ स्टेप्स इसके फॉलो कर लूं, और वो 1 मंथ में से 15 डेज अगर मिस कर देता है और टाइमिंग के साथ एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा उसको? दो बातें, बिल्कुल पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। अगर आप 15 दिन भी कर रहे हैं तो उसका असर जरूर आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी लोग जो मुझे मिलते हैं, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनको एक ही प्रॉब्लम होती है कि हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते, टाइम नहीं निकाल पाते अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो एक्सरसाइज को प्लान करते हैं शाम में। हाँ। हमारी रूटीन, हमारा कल्चर जो वो ऐसा है कि हम जब शाम में ऑफिस से आते हैं, हम थके हुए होते हैं, ट्रैफिक की, गर्मी की, सारी मसाइल को हम हैंडल करते हुए आ रहे होते हैं, थके हुए होते हैं। दूसरी बात, शाम में हमारे मसरूफियात ज़्यादा होती है, मिलना मिलाना, किसी का आ जाना, कोई इशू आ जाना, फिर आप इतने थक चुके होते हैं कि आपकी हिम्मत नहीं होती एक्सरसाइज करने की। तो ये बहुत ही गलत टाइम है एक्सरसाइज करने का। जो लोग भी एक्सरसाइज करने की तरफ आना चाहते हैं तो पहले वो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में बताएं कि एक्सरसाइज करने का बेहतरीन और सबसे आला तरीन वक्त है सुबह का वक्त। सुबह ना आपको कोई कॉल आ रही होती है, ना आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा होता है, ना कोई रिश्तेदार मिलने आएगा, ना कोई आपको कोई और काम होगा, ना कहीं आपको जाना होगा। जितना अर्ली इन द मॉर्निंग आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। तो एक दफा अपनी रूटीन को सेट इस तरह कर लें कि आपने सुबह, चले आप ऑफिस जाते हैं अर्ली 8 बजे, तो आप आधा घंटा पहले उठ जाइए, 7:30 बजे उठ जाइए। आपको 7 बजे उठना होता है, आप 6:30 बजे उठ जाइए। आपको 6:30 बजे उठना होता है, आप 6 बजे उठ जाइए। लेकिन आपने उठ के सुबह ही एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट्स अपने लिए एक्सरसाइज के निकालने, और फिर आप उसकी करामात देखिए, उसके मौजज़े देखिए कि आपका दिन पूरा बहुत एनर्जेटिक गुजरेगा, फ्रेश रहेंगे, रात को नींद जल्दी आएगी, खुद ब खुद साइकिल आपकी सेट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने टाइम को बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और सुबह का वक्त चूज करना है एक्सरसाइज करने के लिए। फिर आप भले 15 दिन करें, स्किप हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन आपकी साइकिल जरूर एक मुस्तकिल मिजाजी से सेट होनी चाहिए, जो मैंने बयान किया। अच्छा, ये बताइए कि फ़िटनेस के लिए एक तो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरत है और दूसरी विल पावर कितनी काउंट करती है कि आप अगर फिट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सोच भी उतनी मुस्बत होनी चाहिए और सोच में भी आपकी उतनी मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि ठीक है मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब आपकी विल पावर ही नहीं है। अब आप वहाँ पर गए हैं और जाने के बाद आप उस माहौल को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे या उस तरीके से वहाँ पर फिट इन नहीं हो पा रहे, आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए है या नहीं है, तो डेफिनेटली इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है। क्योंकि सलमान भाई, जब लोग जिम स्टार्ट करते हैं या फिटनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके जहन में ऐसा होता है कि पता नहीं अब 1 महीने बाद जो है वो पता नहीं कितने हैंडसम हो जाएंगे, कितने स्मार्ट हो जाएंगे। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता लगता है नहीं, उनको तो अपनी फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी दीगर चीज़ों पर काम करना है, उसके बाद वो लेवल अचीव करेंगे। देखिए, 2 बातें इसमें भी जी। एक तो विल पावर का आपने जिक्र किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि विल पावर एक्टिवेट होने का ताल्लुक जो है, हाँ। जब आपकी जरूरत, फिट रहने की जरूरत आपके बाकी मामलात, खाना पीना, सोना उठना बैठना, दोस्त अहबाब मिलना, जब आपकी फिट रहने की अहमियत और जरूरत इससे ज्यादा हो जाए इन सब चीजों से, तो आपकी विल पावर एक्टिवेट होती है। जब आपको शिद्दत से एहसास हो जाता है, हाँ। कि हेल्दी लाइफस्टाइल मुझे जीना है, मुझे फिट रहना है। दूसरी बात, फिट रहना जो है, जैसे आपने कहा, कंसिस्टेंसी का ताल्लुक है आपकी अप्रोच से। हाँ। आपको अपनी एक मेंटल अप्रोच बनानी जरूरी है कि ये फिट रहना 1 महीने का काम नहीं, 1 दिन का काम नहीं, 1 साल का काम नहीं। हाँ। ये एक तर्ज जिंदगी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एक तर्ज जिंदगी, एक जिंदगी गुजारने का एक नजरिया, एक तरीका है। हाँ। कि मैं जिंदगी में जो भी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो एक फिट तरीके से गुजारूँ। उसमें एक्सरसाइज हो, उसमें हेल्दी ईटिंग हो, उसमें हेल्दी आउटिंग हो, उसमें हेल्दी एक्टिविटीज हो, उसमें स्पोर्ट्स हो। हाँ। और फिर आप जब इस रास्ते पर चलने लगते हो, इस तर्ज जिंदगी को गुजारने लगते हो, तो उसके समरात भी आपके सामने आने लग जाते हैं। फिर आप एंजॉय करते हो, फिर आप खाने भी एंजॉय करते हो, उसी किस्म के फूड एंजॉय करते हो। हाँ। फिर आपका एक माइंडसेट ट्यून हो जाता है। हाँ। तो अगर आपको अगर इतना शिद्दत से एहसास हो रहा है, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लोग, कि मुझे अब बस अपना जिस्म बोझ लगने लगा है, हाँ। अपनी जिंदगी में अपने रास्ते को बदलना है, अपनी जिंदगी गुजारने के नजरिए को बदलना है, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, तो आपकी विल पावर भी एक्टिवेट हो जाएगी और आपको वो जुनून तारी हो जाएगा। तो फिर आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे और फिर वो मंजिल दूर नहीं होती जब आप एक हेल्दी फिट जिंदगी गुजार रहे होते हो और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि फिट रहने के लिए कितने दिन की एक्सरसाइज ज़रूरी है, कितने मंथ की एक्सरसाइज ज़रूरी है? अगर कोई इनिशियली चाहता है कि भाई उसको अपनी
फिटनेस के ऊपर काम करना है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, लाइफस्टाइल बेहतर करना है, तो किस तरह से वो जिम स्टार्ट करे? इनिशियली क्या एक्सरसाइजेज आप लोग रेकमेंड करते हैं, किस तरह से बताते हैं? क्या पहले आप उसका लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, या फिर आप ऑल्टरनेट डेज में एक्सरसाइज के लिए बुलाते हैं? क्या स्केड्यूल होता है आप लोगों का? देखिए, ये एक माशरे में गलत फहमी कमाई हुई है कि एक्सरसाइज करना, फिट रहना तो आपको हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। सही। आप जब बिगनर स्टेट पे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में 3 दिन भी एक्सरसाइज करें तो वो हेल्दी होती है और फिट होती है, आपको फिटनेस की तरफ ले जा सकती है। हाँ। एक बात। सही। दूसरी बात कि जब हमारे पास कोई बिगनर इंसान आता है जो नया नया एक्सरसाइज की तरफ आ रहा होता है, तो हम उसकी पूरी बॉडी एनालिसिस करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी फिटनेस की असेसमेंट करते हैं, किस लेवल तक उसके अंदर एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उसके अंदर, स्ट्रेंथ कितनी है उसके अंदर। फिर उसके मुताबिक उसको एक्सरसाइजेस सजेस्ट की जाती है। और शुरू में आपको कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, आपको कोई बॉडी बिल्डिंग मसल्स नहीं बनाने, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और वो एंड्योरेंस लानी है। वो एंड्योरेंस लेवल लेके आना है जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और आप देर पा फैट बर्न करने वाली एक्सरसाइज कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल बिल्डिंग की तरफ, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ हम लेके जाते हैं। तो आप स्टार्ट करना चाहें तो हफ्ते में 3 दिन भी आप वर्कआउट करके अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फिटनेस 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 आपकी नींद, नंबर 2 आपकी डाइट, नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज। अगर तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो आप फिटनेस की तरफ नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों के अंदर कि वो जिम जाके एक्सरसाइज तो भरपूर करते हैं लेकिन घर आके डाइट को खराब कर लेते हैं और गलत डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, तब भी वो फिटनेस की तरफ नहीं होते। हाँ। और अगर वो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं और अगर अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, तब भी वो फिटनेस की तरफ नहीं है। तीनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि एक्सरसाइज तो मॉर्निंग में ही करनी चाहिए, तो क्या ये कोई पर्टिकुलर टाइम है? मतलब अगर मॉर्निंग के अलावा किसी और टाइमिंग पे कोई एक्सरसाइज करना चाहे इवनिंग में, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जो इस तरह से जॉब उनके टाइमिंग होती है कि उनको रात में टाइम मिलता है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज तो आप 24 घंटे में किसी टाइम भी कर सकते हैं, मना भी कोई नहीं है। हाँ। लेकिन आइडियल और जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम मैंने बताया, उसकी वजूहत भी बताया कि सोशली भी आप फ्री होते हैं सुबह, आप मेडिकली भी आपकी बॉडी पूरी हाइबरनेट करके वापस आई होती है 8 घंटे नींद लेके, तो आपके सेल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में होते हैं, आपकी सेल्स की प्रोडक्शन अच्छी होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है, सुबह के वक्त क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी होती है, दरख्तों से ऑक्सीजन मिलती होती है पूरी रात। तो आपका जो मोस्ट आइडियल टाइम है वो अर्ली इन द मॉर्निंग है, और जितना अर्ली हो, यानी कि सुबह 4-5 बजे से लेकर तुलुए आफ्ताब तक जितना भी आपका ये इस दौरानिए का वक्त है, इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज करते हैं वो आइडियल है। और लेकिन अगर आप नहीं कर पाते इस दौरान फॉर एनी गुड रीज़न, और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं शाम के वक्त, गुड इनफ, लेकिन करनी ज़रूरी चाहिए एक्सरसाइज, भले आप शाम में करें। ऐसे लोग भी हमने देखे जो रात को 11-11 बजे जाते, टाइम नहीं होता, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से जा रहे होते, लेकिन वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे जितना कि वो सुबह करने वाला एक्सरसाइज वाला प्रोडक्टिव है। सही। अच्छा, इसके साथ फूड इनटेक और डाइट प्लान क्या आप लोग शेयर करते हैं सलमान भाई? अच्छा, हमारे जो कल्चर है ना, उसमें पूरी हमारी जो कलनरी सिस्टम है हमारा जी, जो हमारे पकवान घरों में पकाए जाते हैं, और अभी ईद की आमद है, तो हमारा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर कार्ब्स के ऊपर होता है। तो हमारे जितने भी खाने आप देखेंगे ना, हाँ। वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है और फैट बेस्ड है। हाँ। जबकि फिटनेस कहती है, हेल्दी लाइफस्टाइल कहता है कि आपका पूरा खाना जो है वो प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। सही। अच्छा, उस पर अलमिया ये कि जो हम प्रोटीन खानों में खा भी रहे होते हैं, जैसे ईद आएगी हम गोश्त पकाएंगे, तो हम उसको इतना पका देते हैं, गोश्त को इतना ज़्यादा उसको ऑयल के अंदर डाल देते हैं, इतने मसाले डाल देते हैं कि उसकी प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो तबाह हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चटपटे खाने या डिलीशियस खाने नहीं खाइए, मसाले नहीं डालिए, लेकिन उसको इतने एतदाल में रखिए, कम मिर्चों वाले खाने खाइए, टेस्टी खाइए, उसको ओवर कुक ना कीजिए, और ज़्यादा प्रोटीन खाइए। और प्रोटीन सिर्फ गोश्त में नहीं होती, प्रोटीन जो है वो चिया सीड में भी है, प्रोटीन जो वो एग वाइट में भी है, प्रोटीन जो है दालों में भी है, प्रोटीन लोबिया में भी है, सोयाबीन में भी है। तो आप इन खानों को ज़्यादा फोकस करें, और गुड फैट लेने का मतलब होता है प्रोबायोटिक्स। आप दही खाइए, गर्मी का मौसम है, दही का इंटेक जरूर रखिए, 1 बाउल दही रोजाना खाइए, अच्छी होती है। और अंडे खाइए, जो हेल्दी होते हैं। तो बॉइल्ड एग्स, नॉट फ्राइड एग्स। सही। सॉरी। अच्छा, तो ये हमारा माइंडसेट है हमारे, इसको हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा।
सही। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए फेवरेबल ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं और मेरे मेरे खुद के नाश्ते को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो ब्रेकफास्ट लेता हूँ और वही हेल्दी ब्रेकफास्ट है जो मैंने सीखा और मैं फॉलो करता हूँ। उसमें आपके बॉइल्ड एग्स जरूर होने चाहिए, कम से कम 2 3 4, जितना आप, अगर आप फिटनेस की तरफ हैं, जिम जाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा एग्स खाने चाहिए, एग वाइट। तो बॉइल्ड एग जरूर होनी चाहिए आपके नाश्ते के अंदर। ऑमलेट हो गया, स्क्रैम्बल्ड एग हो गया। फ्राइड एग मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ऑयल उसमें ज़्यादा होता है। फिर आपके साथ कुछ ना कुछ पॉरेज, दलिया टाइप की चीज़ उसमें थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी दही होनी चाहिए साथ में, और फ्रूट, फ्रूट भी जरूर होना चाहिए। एक हेल्दी नाश्ता जो होता है वो सही। 3 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: फ्रूट, हम्म। एग्स, हम्म। पॉरेज, हम्म। और साथ में थोड़ी सी दही ले सकते हैं। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमें ढेर सारी बातें बताई कि भाई एक्सरसाइज किसी भी टाइम के ऊपर की जा सकती है, जिम आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन फेवरेबल जो कहना चाहिए कि जिसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो आपकी मॉर्निंग की एक्सरसाइज है। और इसके अलावा अच्छा हेल्दी नाश्ता कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, लाइफस्टाइल मेंटेन रखिए। डाइट प्लस आपका रूटीन और आपकी कंसिस्टेंसी, ये मिलकर बनाती है आपको फिट, और आप हो जाते हैं जी स्मार्ट या हैंडसम। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम ऑनर किलिंग के हवाले से। अच्छा जी, ये जो ऑनर किलिंग है, ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर हम फैमिलीज़ में देखें ओवरऑल, तो फैमिलीज़ में यूजुअली इस तरह से होता है कि अगर बहन है और उसने अपनी पसंद से कहीं शादी कर ली है, तो अगर इस तरह की फैमिली है जो बहुत कॉन्जर्वेटिव है, तो भाई की जो ईगो है डेफिनेटली वो फिर हर्ट हो जाती है, और उसके सिलसिले में या तो उस लड़की से रिवेंज लिया जाता है या फिर बड़ी सारी बातें सुनाई जाती हैं उसको। इसके अलावा भी दीगर फैमिलीज़ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि कभी रिपोर्ट हो जाते हैं और कभी रिपोर्ट नहीं होते, और कई ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जो है वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज़ है। इस पर बात करने के लिए मारवी अवान ने हमें ज्वाइन किया, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारवी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वायरल इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं आप। आई होप आप और हम भी सब देखने वाले ठीक होंगे। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा मारवी, आपके पास ऑनर किलिंग से रिलेटेड कॉमन कंप्लेंट्स, कॉमन केसेस क्या आते हैं, वो हमारे साथ में शेयर कीजिए, फिर इस पर आगे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो हमें देखने वाले तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, गैरत के इल्ज़ाम होते हैं, ये इसको हम कहते हैं ये बहुत सो कॉल्ड सी चीज़ है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कारोकारी का या इस तरह के ख़वातीन के ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये सरासर सबसे पहले ये चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस तरह के जब केसेस होते हैं तो उनकी नौइयत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। उसके अंदर ज़्यादातर जो जिरगे होते हैं वो फैसले कर रहे होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, घर के अफराद होते हैं, वो फैसला कर रहे होते हैं। और इसमें जो फैसला है उसमें फौरी तौर पे ख़वातीन की जान ले ली जाती है। इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कहते हैं कानूनी ज़बान में कि ये कत्ल है, ये मर्डर है। इसकी जो भी रीज़न दी जा रही है, सो कॉल्ड कारोकारी, ऑनर किलिंग, इसको अब हमारे मुआशरे से ख़त्म होना चाहिए। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हमें यूनिवर्सल हमारे जो राइट्स हैं वो कहते हैं कि वी कैन चूज फॉर अवर लाइफ, हमें राइट टू डिसीजन है, देन हाउ एनीबडी कैन टेक डिसीजन ऑन अवर बिहाफ और हमारी जिंदगी का फैसला करके हमें इस तरह खत्म कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। और जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं ऑनर किलिंग के, कारोकारी के, इसके हवाले से बहुत सख्त सजाएं भी हमारे पास मौजूद है। हम ये देख रहे होते हैं, आपको याद होगा कंदील बलूच का केस। कंदील बलोच के केस के बाद क्या हुआ था कि उसके जो घर वाले थे, और ऐसे ही होता है अक्सर घर में फोन माफ कर देते हैं, तो कंदील बलोच के केस के बाद कानून बहुत ज्यादा सख्त हो गया था। सख्त इस तरह से हो गया था कि अब किसी भी कारोकारी करने वाले जो भी मुजरिम होगा उसको माफी नहीं मिलेगी और ये केसेस स्टेट खुद देखेगी। मगर अफसोस की ये बात है कि हर रोज, हर दूसरे दिन आप देखें ऑनर किलिंग के केसेस सामने आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कंध कोर्ट में खातून को मार दिया गया है इस सो कॉल्ड गैरत के नाम पे। उससे पहले खैरपुर में एक नौजवान लड़की को गोलियां मार के जिरगे के फैसले पे सबके सामने उसको कब्र में दफना दिया गया और ये कहा गया कि ये रसूमात के काबिल भी नहीं है।
ये कौन होते हैं ये लोग फैसला करने वाले जिंदगियों का, लोगों का, खवातीन का। उसके बाद ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मर्दों को भी मारा जाता है गैरत के इल्जाम के अंदर, खवातीन के कत्ल ज्यादा होते हैं। उसके बाद अभी सक्खर में एक केस हुआ है, उसने तो सबको हैरान करके रख दिया है। यानी खातून इदारों तक पहुंची कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, पुलिस ने उस खातून को पेश करवाया कोर्ट के अंदर, जो कि लीगल हमारा प्रोसीजर है। लेकिन वहां पर उस खातून के फादर, फैमिली आ गई, उसने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया, अपनी सर की पगड़ियां उसके पैर पर रखी और उसको घर ले गए। मतलब हाउ दिस कम। और एक हफ्ते बाद उसको उसी सो कॉल्ड गैरत के नाम पे मार दिया गया। मैं गुलना की केस की बात कर रही हूँ, जो कि सक्खर रोड़ी के इलाके में हुआ है। ये तो इस तरह की मिसाल है कि हम जब लोगों से कहते हैं कि आपने जरूर रिपोर्ट करने हैं इस तरह के केसेस, आपने जरूर, आपको मौका मिले, क्योंकि आप देखिए जब इस तरह के इल्जाम लगते हैं खवातीन को वक्त नहीं मिलता है इदारों तक पहुंचने का। मगर ये एक बहुत बड़ा केस है जिसके अंदर खातून को ये उम्मीद थी कि मुझे इदारे बचा लेंगे। एंड व्हाट हैपेंड, कैसे उसको कोर्ट में दारुल अमान के बजाय उसके घर जाने दिया इतने सीरियस केस में। ये केस, इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा सवालात उठाते हैं कि अभी भी शायद हमारे इदारे ये समझ नहीं पाए हैं कि इस तरह के इल्जामात कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अभी भी शायद पुलिस, ये लोग समझ नहीं पाए हैं कि इस तरह के केसेस में हमें खवातीन को स्पेशल सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और सर्वाइवर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो फैसला करे। वो तो बार बार अपने इंटरव्यूज में कह रही थी, तमाम उसके इंटरव्यूज में, कि मुझे मार दिया जाएगा। जब वो कह रही है मुझे मार दिया जाएगा, किस तरह से अगर उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी कि चले अपने घर चली जाती हूँ, मैं माफ कर रही हूँ, तो स्टेट को ये समझना चाहिए दैट एवरी डे वुमेन इज बीइंग किल्ड इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड ऑनर। सही। अच्छा बारवी, बिल्कुल ये बताइए, ये सारी सिचुएशन स्टार्ट होती है माइंडसेट से। अब अगर माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, अगर एजुकेशन नहीं है, तरबियत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में मंजर आम पर आती हैं और ये सोच सामने आती है। इस सोच को बदलने की कितनी ज़रूरत है, और ये सोच कि ये सोच नहीं बदली जाए, इस सोच को भी बदलना चाहिए। ये सब कुछ स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है कि जनरेशन इसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ। आप इस बात को भी मैं जरूर बताती चलूं कि इस तरह के जो कल्प्रिट्स होते हैं, मुआशरा उनको एज अ हीरो कंसीडर करता है कि उन्होंने उनके खानदान की कोई इज्जत बचा दी है खवातीन का गैरत, सो कॉल्ड गैरत के नाम पे कत्ल करके। और इस तरह के जो कल्प्रिट्स होते हैं, अक्सर जब मीडिया उनका इंटरव्यू लेती है तो वो कहते हैं, इवन इस गुल्ला के केस में जो सक्खर का कल्प्रिट था उसका शौहर और मामू जिसने उसको मार दिया, तो शौहर कहता है कि जी मैंने नाक ऊंचा कर दिया है हमारे खानदान का और अपना। यानी इस तरह की सोच रखने वाले, यानी हम किधर खड़े हुए हैं? दिस इज अ डिजिटल एरा वेयर वी आर। कैसे डिजिटल एरा के अंदर अभी भी जिरगे फैसले कर रहे हैं, अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे हैं। खवातीन को इस तरह के जो कहा जाता है कि सदियों से ये चीजें खवातीन के साथ होती हुई आ रही हैं, अभी भी यानी हम निकले ही नहीं हैं उस गैरत के सिलसिले से, उस नाक ऊंचे करने के सिलसिले से, कत्ल और हार्म करके, जिंदगियां खत्म करके। और कसूर सिर्फ इतना है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने की कोशिश की, जो कि उनको लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो ये बहुत ज्यादा एक हमें सोचने का मुकाम है कि ये कैसे ये चीजें हो गई हैं, और इदारों को अभी भी बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है इन केसेस को। इदारों को जिस तरह से आप कह रही है ना कि सेंसिटाइज करने की जरूरत है, वहीं पर कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी बनानी चाहिए और कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। उन लोगों के पास अवेयरनेस जानी चाहिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, किसी ने उनके साथ बुरा किया उन्होंने भी बदला ले लिया। ये जो सोच है ना, इस सोच को ख़त्म करना होगा कि भाई आप बदला किस वजह से ले रहे हैं। गलत आप खुद हैं, सोच आप खुद गलत रहे हैं, बिना जाने, बिना फैक्ट्स पता किए आप रिवेंज ले रहे हैं, बिना फैक्ट्स पता किए आप किसी भी चीज़ को किसी ट्रेडिशन से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले लोगों के बारे में पता करें, लोगों के बारे में जानें। अगर आपकी बहन है, बेटी है, भाई है, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है, तो डेफिनेटली वो आपके सबसे करीब है ना, तो वो आप उसके साथ कम्युनिकेशन गैप रखेंगे तो वो आके आपसे कोई बात नहीं कर पाएगा, मसला ही वो आपको नहीं बता पाएगा या नहीं बता पाएगी। अगर वो स्टेप ना भी ले या वो स्टेप ले जिस स्टेप के ऊपर जो है वो उसके साथ ये इस हद तक के मामला पेश आते हैं, उसकी वजह यही है कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम। लोगों को अपनी फैमिली को इतना क्लोज रखें,
अपनी फैमिली को, बेटियों को, बेटों को इतना क्लोज रखें, इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आके आपसे बात करें। जब होता ये है कि ये जो इस तरह के फैमिलीज़ होती हैं, चाहे वो शहर में रह रही हों, चाहे वो गांव में रह रही हों, चाहे वो कहीं भी किसी भी इलाके से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर उनका माइंडसेट इस तरह का है, अगर वो इस तरह से सोचते हैं, अगर उन्होंने इतना फ्रीडम ही नहीं दिया हुआ अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, अपनी फैमिली को, कि वो आके उनसे कुछ बात कहें और उनको कहें कि यहाँ पर आप गलत हैं और इस चीज़ को ऐसे ठीक कर लें, और ये बात अगर उनकी ईगो हर्ट करती है, तो मेरे ख्याल में एक तो सबसे पहले उन लोगों को ज़रूर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि उनकी वजह से, उनके एक गलत होने की वजह से ओवरऑल सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, पूरा फैमिली सेटअप गलत हो जाता है, वो किसी की बात नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी ईगो उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। तो मारवी, इसमें कितनी ज़रूरत है कि काउंसलिंग की जाए? आप जैसे लोग आगे बढ़ के ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितनी कैंपेन्स चल रही हैं अवेयरनेस के हवाले से ये बताने के लिए कि कुछ मत कीजिए, कम से कम अपनी फैमिली के साथ अच्छा राब्ता रखिए, कम से कम अपनी बहनों, बेटियों, भाइयों से अच्छे से बात कीजिए, उनके दिल का हाल पता कीजिए। जी देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है जो कि जनरेशन्स के अंदर चलता हुआ आ रहा है और चलता हुआ जाएगा अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे तो। अफसोस की ये बात है कि सिंध के बहुत सारे इलाके, खासतौर पे सक्खर, कंदकोट, खैरपुर और ये वाला बेल्ट, इवन सांगड़ और इस तरह के जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी तक ये इस चीज में से नहीं निकल पाए हैं। ये बहुत सीरियस कंसर्न है, यानी कि बहुत सीरियसली कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। जो कानून मौजूद है, जो राइट्स मौजूद हैं, उसके बारे में अवेयरनेस करने की जरूरत है और फैमिलीज को सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं मगर ट्रस्ट डेवलप करना है बेटियों पे, बच्चों पे। जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, अगर हम उनको राइट टू लाइफ ही नहीं दे पा रहे हैं तो किस तरह से आगे उनको एम्पावर किया जाएगा और किस तरह से वो अपनी जिंदगी को कानून की प्रोटेक्शन में, स्टेट की प्रोटेक्शन में आगे गुजारेंगी। सो दिस इज वेरी सीरियस कंसर्निंग। सिर्फ इदारे नहीं बल्कि कम्युनिटीज को, लोगों को, खवातीन को, बेटियों को ये बताने की जरूरत है कि उनके राइट्स क्या हैं और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजाएं मिलें ताकि मुआशरे में मिसाल बने और फिर कोई अपनी बेटी, बहन, बच्ची या किसी भी औरत को, इवन आपको पता है ये इतने सीरियस केसेस हैं कि आई रिमेम्बर एक सांगड़ में केस था, वो खातून अपनी मर्जी से शादी करके उस शहर से, उस गांव से बहुत दूर चली गई थी, उनके बच्चे वगैरह हो गए, सब कुछ। फिर गांव के किसी बंदे को, बिरादरी के बंदे को पता चला कि वो कहाँ पर है, तो उसने जाके उसके बच्चों को, उसको सबको मार दिया। दैट मीन्स ये एक ऐसी आग है जो भड़कती जा रही है, जो जला रही है हमारे मुआशरे को, हमारी खवातीन को, बच्चों को, लोगों को। तो इस नाम नेहात गैरत को हमारे मुआशरे से बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। वी आर इन अ डिजिटल एरा, वी आर इन अ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एरा। हमें जेंडर के हवाले से जितने भी क्राइम्स हैं उनको सीरियस लेके, इदारों को, लोगों को सेंसिटाइज करके, कानून को और ज्यादा मजबूत करके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने की जरूरत है। ठीक है मारवी, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो ऑनर किलिंग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, मारवी अवान हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि मारवी, जिस तरह से मैं माइंडसेट के बारे में बात करी थी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को समझने का फ़र्क है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिश्तों को करीब तर करना चाहिए, वही अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से आपने कहा किस तरह अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती है और क्या कुछ इसमें किरदार अदा करना चाहिए आम आवाम को भी कि वो ये अवेयरनेस क्रिएट करें? जी मारवी। सबसे पहले, जैसे कि मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हम एक डिजिटल इरा के अंदर हैं। दैट मीन्स कि इस तरह के ऑनर, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग के केसेस हो रहे हैं तो सबने आवाज उठानी है। किसी ने भी ये नहीं समझना कि ये केसेस तो होते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड्स, हम अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन, सोशल मीडिया को, डिजिटल स्पेसेस को इस्तेमाल करते हुए तमाम लोग, छोटे बड़े, यूथ, तमाम लोग ये कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये जो अवेयरनेस है ये सिर्फ सोशल मीडिया या डिजिटल स्पेसेस नहीं मगर गलियों के अंदर, घरों के अंदर, कबीलों के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पर हमें प्रॉपर डेटा की रिसर्च करके ये एनालाइज करने की जरूरत है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद फिर डेफिनेटली हमारे पास औरतों की फलाह का इदारा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, हमारे पास ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास
पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे पास कमीशंस हैं, उनको ये एनालाइज करते हुए अपनी जो अप्रोच है उसको डिजाइन करना है। क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कहीं पे भी अवेयरनेस सेशन हो गया, कोई कहीं से फंडिंग आ गई, बस कोई स्पीच कर ली, कोई सेमिनार कर लिया, इसको अभी भी सीरियस नहीं लिया जा रहा। सीरियस जब लिया जाएगा जब प्रॉपर इसकी स्टडी की जाएगी, जब रिसर्च बेस्ड अप्रोच बनाई जाएगी। उसके बाद जो तमाम ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इदारे, ये जहाँ पे वो इदारे मौजूद हैं, देखें जो पुलिस स्टेशन होते हैं ना, अक्सर वहाँ पे जो SHOs होते हैं, जो अमला होता है, वो उसी शहर का होता है। तो उनके माइंडसेट पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हमें इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि खवातीन जब अपने केसेस लेके पुलिस स्टेशन जाती हैं तो ये कहा जाता है कि शौहर ने मार दिया तो क्या हो गया, या ये कहा जाता है कि अगर छोटी उम्र की शादी हो गई तो शादी तो होनी है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग जुमले और प्रैक्टिसेस हैं। यानी कि इदारों के अंदर काम करने वाले जो लोकल पुलिस अफसरान उस इदारे में ही पैदा हुए, वहीं पर ही वो SHOs हैं, उन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खवातीन पुलिस स्टाफ को हैंडल करने दे ये केसेस, उनको सेंसिटाइज करें, उनको ट्रेन करें। उसके बाद हम अदलिया की तरफ आ जाते हैं। हमें तो गुल्ला के केस में अदलिया ने भी बहुत मायूस किया है, किस तरह उस खातून को उसकी फैमिली का इन्फ्लुएंस होने दिया। यानी जब मैं या आप या कोई भी कानून की प्रोटेक्शन में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें हमारे घर वालों से खतरा है जान का, और वो भी सो कॉल्ड ऑनर और इस तरह के इल्जामात के नीचे जो कि बहुत सीरियस हैं, कैसे अदालत ने इजाजत दे दी या ये मौका फराहम कर दिया कि वो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ गई, और ये एक ट्रैप था, उसको ट्रैप करके घर ले जाया गया और 1 हफ्ते बाद मार दिया। यानी कि इदारे उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस तरह एक जजमेंट पे खवातीन की जिंदगी का फैसला ना करें। यहाँ पे प्रॉपर पैनल्स ऑफ जजेस बैठने चाहिए। जब भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं, जेंडर क्राइम हो रहा है, पैनल ऑफ जजेस विल बी टेकिंग टाइम एनालाइजिंग द ऑल फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी, लॉ, एवरीथिंग। उसके बाद उस खातून को बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन दीजिए। इस तरह हम तो ये सुन रहे हैं कि पहले ये कहा गया कि जी इसको दारुल अमान भेजा जाए, उसके बाद जब खातून ने कहा कि नहीं मेरा बाप को मैं माफ करती हूँ और मैं जाऊंगी उनके घर पे, तो उसको जाने दिया गया। यानी हम ये समझ रहे हैं, मैं ट्रेनिंग्स करवाती हूँ इदारों की, कि सर्वाइवर इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो अपना फैसला ले सके। यहाँ पर हमें उस सर्वाइवर की प्रोटेक्शन को इंश्योर बनाना है, क्योंकि उनको उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, मगर हम जानते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग सच केसेस एवरी डे। तो खवातीन के लिए इदारों तक पहुंचना, उनकी रसाई को आसान बनाया जाए, इदारों को सेंसिटाइज प्रॉपर किया जाए, कानून को नाफिज बेहतर तरीके से सख्ती से किया जाए। इस तरह के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, इनके लिए बेहतर अप्रोच बनाई जाए। कोई भी ऐसा बंदा, चाहे रेडियो हो, TV हो, गलियों में ऐलानात करवाने हो, किसी को भी इस ऑनर, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग और इस तरह घरेलू तशद्दुद और जितने भी जेंडर क्राइम्स हैं, इसके हवाले से हम ये कहें कि अनअवेयर ना रहे। हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग अप्रोच बनाने की जरूरत है। इफ our state is serious to protect women life, if the organization wanted to put some efforts जो कि effective हों और वाकई मुआशरे के अंदर चेंज लेकर आए, तो उसको बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। सही। अच्छा, इस चीज़ को तो वाकई बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कंप्लेंट्स इफेक्टिव भी होने चाहिए। ख़वातीन को आप क्या मैसेज देंगी अगर किसी खातून को लगता है कि उसके किसी भी फैसले से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी या उसकी फैमिली नहीं मानेगी? अपने तौर पर उसको कितना कम्युनिकेशन रखना चाहिए, कितनी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली से बात करे, और अपनी एम्पावरमेंट का ख्याल उसको खुद होना चाहिए। वो क्या कुछ कर सकती है, उसके क्या राइट्स हैं, इस हवाले से बताइए। लेकिन उससे भी पहले मैं हर खातून को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपनी मर्ज़ी करने का पूरा हक है, लेकिन जो वालिदैन और फैमिली है ना, ये भी आपके लिए ही बेहतरी चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके किसी फ़ैसले से नाराज़ हो सकते हैं या आपकी फैमिली को कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है, फ़र्स्ट टॉक टू देम। हमेशा बात करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत टफ़ है,
दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो फिर आपके अपने कुछ राइट्स हैं, लेकिन कोई भी स्टेप उठाने से पहले, कोई भी ऐसा काम करने से पहले जिससे खुद आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो, अग्रेशन हो, किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई झगड़े में कोई जो है ना वो सूरत हाल बदल जाए, उससे पहले ट्राई टू टॉक टू देम। अदरवाइज़ आपके राइट्स हैं, अदरवाइज़ आप बहुत पावरफुल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर सकती हैं। मगर मैं फिर भी कहूँगी कि मेक श्योर जो काम कंसेंसस के साथ होते हैं, जो आपने जॉब करनी है ज़रूर घर में बताइए, आपका कोई प्रॉब्लम है ज़रूर घर में बताइए। एक दफ़ा कोशिश कीजिए, 2 दफ़ा कोशिश कीजिए, प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर फैमिली, क्योंकि समहाउ कुछ फैमिलीज़ बहुत इंस्टेंटली शुरू में एग्रेशन दिखाती हैं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं हम अपनी बेटी को जॉब नहीं करने देंगे, बाद में मान जाती हैं, बाद में वो अंडरस्टैंड करती हैं कि नहीं ओके फ़ाइन, ये वाकई इसको करने की ज़रूरत है, इसके काम आएगी। तो बताइए मारवी कि आप क्या मैसेज देंगी उन तमाम ख़वातीन को और उनके राइट्स क्या हैं? जी, यहाँ पर ये बात है कि आपके और मेरे घरों में तो शायद हम बात करें और कुछ कम्युनिकेशन सेशंस के बाद हमारे घर वाले मान जाएं। हाँ। मगर जो हम यहाँ पे सिनेरियो बात कर रहे हैं जो कि हमारे रूरल एरिया की जानिब है, जो उन कम्युनिटीज़ के अंदर है जिनको तालीम की अहमियत नहीं पता, जो कि गैरत के नाम पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं दूसरों की ज़िंदगी, जो कि इस तरह ख़वातीन को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कम्युनिकेट करें, सेशंस लें और चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएं। जैसा कि हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ख़ानदान, मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज़, मुख्तलिफ किस्म के बिलीव्स इस माशरे के अंदर हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सबको कानूनी तौर पे नॉलेज दी जाए कि अगर आप अपनी बच्ची को तालीम से रोक रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का फैसला करने से रोक रहे हैं, तो कानूनी तौर पे ये गलत है। यहाँ पर हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग एजुकेशन नहीं होगी तो ये जो क्लैश है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ इस तरह प्रैक्टिस कर रही हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों घर छोड़ के चले जाना या इस तरह के फैसले कर देना और चीज़ें कर देना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्बन हो या रूरल एरिया हो, पेरेंट्स और बच्चों के जो दरमियान रिश्ता है, कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है, उनके एक दूसरे के राइट्स की अवेयरनेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वरना हम देख रहे हैं कि घर डिस्टर्ब हो रहे हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर मैं मैसेज यही देना चाहूँगी हमारी ख़वातीन को, सुनने वाले तमाम लोगों को, ज़िंदगी बहुत कीमती है। हमारी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो उसको डेफिनेटली जज्बात में हमने नहीं लेना है, चीज़ों को सोच समझ के देखना है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो अवेयरनेस और एजुकेशन है वही हमें फैसला करने के और बात करने के काबिल बनाती है, और हम तो बेटियों को, बहनों को एजुकेट ही नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ख़वातीन की, बच्चियों की, मर्दों की, लड़कों की, घरों की, पेरेंट्स की, इनकी एजुकेशन पे स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद अवेयरनेस मुआशरे की और कवानीन की, ये भी बहुत ज़्यादा देनी है। और फैमिली सिस्टम हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर इस फैमिली सिस्टम के अंदर एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की राय का ख्याल, एक दूसरे की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन और एक दूसरे की के लिए सपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, काम नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है और रियासत को इसमें आना पड़ेगा, रियासत को इंटरवीन, एजुकेट करना पड़ेगा। अगर हम छोड़ देंगे तो इस तरह की जहालत की प्रैक्टिसेस होती रहेंगी। सही, बहुत शुक्रिया मारवी आपके कीमती वक्त के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो हम एजुकेशन से रिलेटेड आज बात करेंगे, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अब स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आते हैं अपनी अपनी फील्ड चूज़ करने के लिए, और वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई वो किस फील्ड में जाएं। तो मोर लाइकली लोग डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, और ये बड़ा अच्छा है, मतलब ये बड़ा प्रोफेशनल होता है और लोगों का ख्वाब भी यही होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी और फील्ड्स हैं जो कि इमर्ज हो रही हैं, जैसे कि AI आ गया है, टेक्नोलॉजी है, फिर ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी पढ़ाई के साथ इन चीज़ों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं और ये बड़ी बेनिफिशियल रहती हैं। तो ओवरऑल अगर हम कराची के स्टूडेंट्स के हवाले से
बात करें, सिंध की बात करें, तो हमारे यहाँ बड़े काबिल स्टूडेंट जो हैं वो मौजूद हैं। लोग बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो है वो एक मुकाम हासिल करते हैं कि नहीं जी हमने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है और इंजीनियरिंग करनी है। और हमारे पाकिस्तानी जो इंजीनियर हैं वो किसी से पीछे नहीं है, दुनिया भर में नाम बनाते हैं, नाम कमाते हैं। अच्छा जी, एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज एजुकेशन से रिलेटेड इन तमाम इमर्जिंग फील्ड्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेरी बहुत फेवरेट हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पर्सनैलिटी हैं। डॉक्टर समरीन हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है और उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं समरीन, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच सबा, लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल, लॉन्ग टाइम टू टॉक टू यू फाइनली। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, अच्छा डॉक्टर समरीन ये बताइएगा कि अब क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड्स के साथ बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि इमर्ज हो जाती हैं, स्पेशली एआई और अब जो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, ये कितनी बेनिफिशियल हैं और इसका कितना फ़ायदा है? सबा देखें, हर जो टेक्नोलॉजी है ना, दिस इज़ एवर इवॉल्विंग। और हमारी जनरेशन एक तरीके से बड़ी लकी जनरेशन है कि हमने वो सारे एवोल्यूशंस देखे हैं ओवर द टाइम। फॉर एग्जांपल जो लोग 70s या अर्ली 80s में पैदा हुए हैं, उन्होंने सेल्यूलर फ़ोन को वो टैप बटन से, कीबोर्ड से, फिर स्मार्ट स्क्रीन्स, एंड देन फिर सारा रेडियो, टीवी, एवरीथिंग एक्चुअली कन्वर्ज टू अ सिंपल मोबाइल डिवाइस। तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो एआई का भी आजकल बड़ा मैं सुन रही होती हूँ, हर बंदा एआई पे सवाल पूछ रहा होता है। यूजुअली देखें, एआई है जो एक जनरेटिव एआई ने और ज़्यादा तकलीफ दे कर दी है बात। जो आपका, फिर मैं कहती हूँ ये दो वर्ड्स की कहानी है खाली। एक आपका एबॉलिश होना, एक स्किल का पॉलिश होना। जब तक एआई आपके स्किल्स को पॉलिश कर रहा है, दिस इज अ गुड टूल फॉर यू, यू शुड यूज इट। लेकिन जिस वक्त आपका जो अल्लाह ताला का दिया हुआ नेचुरल स्किल इसकी वजह से एबॉलिश होना शुरू हो जाए, वो स्किल डिमिनिश होना शुरू हो जाए, तब आपको इसका इस्तेमाल थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। ये सिंपल दो वर्ड्स में डिफाइन होता है इसका गुड और बैड। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर समरीन, कि जब तक पॉलिश हो रहे हैं ना एआई से तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक ये पॉलिश हो रहा है तब फिर आप जो है दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन एआई ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा शामिल हो गया है कि प्रोफेशनल्स हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो रिलाई करते नहीं। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ पूछनी है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वी शुड आस्क टू चैट जीपीटी। ये बताइए कि ये कितना बेनिफिशियल है? आपने बताया कि ठीक है, अगर पॉलिश कर रहा है तो बेनिफिशियल है, मगर अब बाकायदा तौर पर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जस्ट लाइक एनईडी है, दाऊद के हवाले से आप बताइएगा कि वहाँ पर अब कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, मतलब इंजीनियरिंग के साथ साथ इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स भी हैं जो कि स्टूडेंट साथ साथ जो है उसको भी कैरी कर रहे होते हैं। ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? जी देखिए, हम इससे डिनाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी आने वाली चीज के लिए आपको एडेप्टिव होना पड़ता है, और एडेप्टेबिलिटी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है फ्यूचर के लिए। पॉइंट ये है कि हम भी एआई का एक पूरा डिग्री प्रोग्राम कराते हैं, साइबर सिक्योरिटी का पूरा डिग्री प्रोग्राम। अब एक नई हमारे पास एक फलसफा आया एचएससी की तरफ से, एनसैक की तरफ से, कि जी आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्री दें और उसमें स्पेशलाइजेशन लिख दें, क्योंकि आप नंबर ऑफ कोर्सेज उस पर्टिकुलर डोमेन एरिया के शायद कुछ कम पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा जी डोमेन कोर्सेज आप ज्यादा पढ़वा लें और सीएस की डिग्री देके उसको स्पेशलाइजेशन में डालें, इससे आपका जॉब स्कोप लिमिट भी हो जाता है। पॉइंट देखें, हम जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स बच्चों को करा रहे हैं गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के थ्रू, वो सिर्फ ये साबित करता है कि ये बच्चा एक एआई प्रोफेशनल है जो कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड होगा। उसको दाऊद यूनिवर्सिटी खाली नहीं कह रही कि एआई का ग्रेजुएट है, वो तो वो करिकुलम पढ़ता है। लेकिन जब बच्चा हाई स्कूल से आता है ना, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि हमारे हाई स्कूल्स की क्वालिटी क्या है पाकिस्तान में। हर कोई बच्चा ए और ओ लेवल से आ नहीं रहा, वो भी हालात आप देख रही हैं, हर रोज पर्चे लीक हो रहे हैं। कैम्ब्रिज भी अब कोई हमारे यहाँ वो नहीं रह गया, एक टूल नहीं रह गया कि हम कहें कि यही बच्चे क्रीम है। पॉइंट इज दिस कि आप अपना जो हेचरी है, मेरी हेचरी एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल से बच्चा किस लेवल का आ रहा है, अब आप उसे कहें मैं उठाते ही एकदम उसको मैं कोई एडवांस या अप्लाइड इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू कर दूंगी, तो अब्जॉर्ब क्या करेगा? मुझे उसकी बेस बनानी है, मुझे उसको एक ब्रिज प्रोग्राम से गुजारना है जो 2 साल उसके शुरू के होते हैं। उसमें हम उसको हर चीज का थोड़ा थोड़ा बफे की तरह ना टेस्टिंग कराते हैं। फिर उसके बाद जब वो अपने 3rd ईयर में एंटर होता है तो हम उसके कोर कोर्सेज शुरू करते हैं। अब आपने बात की कि एआई और चैट जीपीटी के ऊपर, देखिए ये समझने की जरूरत है कि जो सवाल आप पूछ रही हैं, फॉर एग्जांपल आप एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है और आप कोई मेडिकल रिलेटेड सवाल चैट जीपीटी से पूछ रही हैं, तो आप ये बात
सिर्फ चैट जीपीटी पे नहीं डाल सकती कि कितना दुरुस्त है। आपको साइटेशंस देखने चाहिए, रेफरेंसेस देखने चाहिए कि वो अगर कोई इंटरनेशनल वेबमेट जैसी कोई वेबसाइट आपको बता रहा है तो शायद इसकी इंफॉर्मेशन ठीक हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के नीचे वो खुद भी अक्सर लिख रहे होते हैं कि कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर, आई एम नॉट एक्सपर्ट। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, हाँ सही, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि ये बहुत मेन पॉइंट है डॉक्टर समरीन, कि जिस तरह से आपने मेंशन किया ना कि अगर आप एआई से कोई मेडिकली कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो जाहिर है आप मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, जाहिर है आप डॉक्टर नहीं है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो जाहिर है आप इंजीनियर नहीं है। तो जो जिस काम का एक्सपर्ट है, फर्स्ट नोइंग योर सेल्फ, फर्स्ट नोइंग योर एजुकेशन, देन यूज चैट जीपीटी, देन यूज एआई, तब आपको जाके हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आपको पहले से खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं है और बिना इंफॉर्मेशन के आप कोई चीज़ एआई के पे डाल के पूछते हैं या वो आपको कोई चीज़ बताता है, तो अक्सर समरीन ऐसा भी होता है कि वो आपको ये रिप्लाई भी करता है कि सॉरी ये स्किप हो गया, ये मुझे नहीं पता, या आपके वहाँ पर ये रिव्यूज़ हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो सब कुछ एआई या चैट जीपीटी नहीं है। हाँ, हेल्पफुल है, यूज़फुल टूल है और बहुत बेहतरीन है। और जिस तरीके से अब सीएस का क्रेज़ है वो तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर पता है, उस पर मैं बात करूँगी। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि एआई इज़ नॉट एवरीथिंग, सारी चीज़ आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है, आप कितने नॉलेजफुल हैं। अच्छा समरीन, डॉक्टर समरीन ये बताइएगा कि सीएस का क्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से फिर ये राइज भी कर रही है फील्ड। अब एनईडी में देखें या फिर हम दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में देखें, आपके वहाँ पर अभी किस तरह से जो है वो एजुकेशन सिस्टम है? एनईडी में यही हुआ कि हर कोई जो भी स्टूडेंट है, जब हमने देखा था एग्जाम्स हुए थे तो सारे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो ये कह रहे थे हमारा सीएस में हो जाए, हमारा सीएस में हो जाए। लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में हो रहा था, मैकेनिकल में हो रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे हमारी भी बात हुई, उन्होंने वो देवर इंटरेस्टेड कि नहीं हमें सीएस करना है। अब वो ये सोचते कि जी अब आगे जाके फिर हम मास्टर्स करेंगे और फिर ये सारा कुछ करेंगे। सो ये कैसा है और इस फील्ड के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊं कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एक, अभी जाहिर है जिस तरह से एक जमाने में जब हम पढ़ रहे थे तो टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड इसी तरह बूम कर रही थी और हर बंदे को टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन चाहिए था, लेकिन देखिए सैचुरेशंस आते हैं। इसी तरह अगर मैं मिसाल दूं कि सारे लोग एआई या फ्रीलांस करके ये बनाने लग जाएं और सब गेहूं उगाना छोड़ दें, तो ये होगा कि हमारे हाथ में डॉलर्स तो होंगे बट खाने को आटा नहीं होगा। सही। अब वो जो आपने गेहूं बनाया है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको एक इंजीनियरिंग प्रोसेस से गुजरना है। मैं थोड़ा सा आपको इसका ये दूं कि एडमिशन के वक्त बच्चे जरूर, इसलिए क्योंकि घरों में एक प्रेशर दिया जा रहा होता है कि यार आजकल आईटी का जमाना है, आईटी का जमाना है। देखें, इवन अगर आप केमिकल इंजीनियर भी बन रहे हैं तो हम आपको आईटी से तो दूर नहीं रख सकते ना, आईटी तो हम आपको फिर भी पढ़ाएंगे। ये बच्चों को समझने की जरूरत है कि आजकल कोई डिसिप्लिन, इवन आर्किटेक्चर उठा लें या शायद होम इकोनॉमिक्स उठा लें, कोई चीज आईटी के बगैर आपको नहीं पढ़ाई जाती। शुरू के 2 साल आपको आईटी के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद ही आपकी, और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना, वो कॉलेज एजुकेशन से फर्क इस तरह है कि हमारे टीचर्स का काम होता है कि आपके अंदर का जो नॉलेज का स्टिमुलस है उसको ट्रिगर करना। हम आपको स्पून फीड नहीं करेंगे, हम आपकी क्यूरियोसिटी को जनरेट करेंगे कि इसको भी खंगाल के देखें क्या है, इसके अंदर देखें क्या चीज है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जब कोई नया फोन, नई गैजेट आती है तो क्या वो क्लासरूम में पढ़ाई जाती है? उसमें तो बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब आप एआई के मीम्स देख रही हैं, ये क्लास में तो नहीं सिखाए गए ना। अपना इंटरेस्ट है, बच्चे कैनवा यूज करते हैं, 100 चीजें यूज करते हैं, दे आर डूइंग इट। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग का फर्क भी यही है कि जो बच्चे अगर ये समझते हैं कि हम यहाँ आएंगे और हमें 2+2 4 की तरह सिखा के बाहर भेज दिया जाएगा, तो वैसा भी नहीं होता। लेकिन ये बात मैं आपके प्लेटफॉर्म से इसलिए कहना चाहती हूँ, और आपने बहुत अच्छे वक्त ये प्रोग्राम रखा, आई मस्ट अप्रिशिएट योर चैनल, क्योंकि इस वक्त एडमिशंस कैंपेन चल रही है। तो बच्चों को ये हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन खुला है, मेरा अपना भी खुला है, बाकी मेरी सिस्टर यूनिवर्सिटीज का भी खुला है। तो बच्चों को, अब मैं एक मिसाल दूं, हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, डिग्री प्रोग्राम, उसके अंदर हमारे पास 40 सीट्स हैं। हमारे 40 स्टूडेंट्स बिफोर ग्रेजुएशन सारे के सारे एम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर अब एक जनरेट हो रही है स्पेस, क्योंकि बच्चे कम ग्रेजुएट हो रहे हैं, वैकेंसी ज्यादा निकल रही हैं। हमने इंडस्ट्री की फरमाइश के ऊपर उसकी 100 सीटों की रिक्वेस्ट पीसी को की है। दिस इज द फर्स्ट एवर केस, आई थिंक, कि इंडस्ट्री ने हमें कहा कि हमें आपके बच्चे और चाहिए। और उसके अंदर एक चीज है, खाली हमारा पढ़ाई नहीं,
हम जो उनको हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का इंटरनेशनल कोर्स कराते हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्री में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि प्लीज हर डिसिप्लिन को देखें। जो सैचुरेशन में जा रहा है उधर आपको शायद 4 साल बाद जॉब मिलना मुश्किल हो। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने गंदम की मिसाल दी, हमने खाना तो खाना है, फूड सिक्योरिटी तो करनी है। अगर हम सारे के सारे आईटी के सॉफ्टवेयर बनाने लग जाएंगे तो एग्री टैग को कौन देखेगा? बाकी जो हमारे एग्री टैग की प्रोसेस फूड है या जो और भी सप्लाई चेन है, ये पूरी और भी चीजें है ना, फर्नीचर मेकिंग है, आपकी 100 जरूरियात है, इनको कौन पूरा करेगा? ये आईटी तो नहीं बना के दे देगा मुझे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा समरीन, जिस तरह से आपने कहा कि आप सैचुरेशन में जा रहे हैं, तो ये दिस इज़ हाई टाइम टू टॉक टू द पीपल जो इंटरेस्टेड हैं कि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। पेरेंट्स की तरफ से बड़ा जो है ना वो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, नहीं तुमने आईटी की फील्ड में जाना है, नहीं तुमने सीएस लेना है। भाई अगर किसी को मैकेनिकल मिल गया है, इलेक्ट्रिकल मिल गया है, सिविल मिल गया है, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में वो जा रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि दे फील के नहीं देखें सीएस में तो नहीं हो सका ना, नहीं आईटी में तो नहीं हो सका। तो ये माइंडसेट चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि अगर सारे आप आईटी में चले जाते हैं या सारे एआई के साथ में काम कर रहे हैं तो बाकी भी तो फील्ड्स हैं, फिर वहाँ पर ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है और उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो इस वक्त में उस तरफ नहीं जा रहे हैं। वो जो आपने कहा ना, आज से 4 साल बाद फिर वहाँ पर जॉब और एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। जी समरीन। जी, मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ कि देखें अभी एआई के बगैर कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ाया हमारे यहाँ जो जितनी भी 15 प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं उन सब में हमने एआई का टच डाला है। और जो हमारी ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी लैब है उसमें स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है कि उन्होंने कोई भी सेमेस्टर में वहाँ 12 अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स करने। तो ये कहना, हाँ आपकी डिग्री पे एआई एक्सपर्ट नहीं लिखा होगा। इवन मैं आपको मिसाल दूं बायोलॉजी की, चले इंजीनियरिंग तो मेरा फोटे है, मैं बायोलॉजी की मिसाल दूं। मेरा बेटा बायोलॉजी कर रहा था, उसने अभी मास्टर्स में जाके मशीन लर्निंग के कोर्सेज किए हैं। तो बात यह है कि ये अब हर शोबे में आ चुका है। आप मगर सिर्फ इसी को पकड़ लें तो इसकी एप्लीकेशंस को छोड़ दें तो फिर आपके पास ये ओवर सैचुरेटेड हो जाएगा। देखिए फ्रीलांस बनना और वो बनना हर एक के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये प्रेशर होता है। आप रोज एक जैसा नहीं कमा सकते। बहुत से बच्चे लकी होंगे कि शायद उन्हें अपने घर का ब्रेड एंड बटर नहीं चलाना, तो वो कभी कम या ज्यादा पे काम चला लेते होंगे, कभी पॉकेट से भी डाल लेते होंगे। मैं इसको इग्नोर नहीं कर रही, एक बहुत बड़ा चंक है, अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग चंक है। लेकिन सारे एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे तो फिर वो नौकरियां किसको देंगे, ये भी एक सवाल है। सही। और फिर जो जिंदगी की बाकी जरूरियात हैं उनको पूरा करना। अब आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ दें या केमिस्ट्री छोड़ दें तो फार्मेसी कैसे चलेगी, बायोटेक्नोलॉजी छोड़ दें तो पैथोलॉजी लैब कैसे चलेगी। ये सारे फील्ड्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, इनके अब एप्लीकेशन के तरीके बदल गए। अब आप बायो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम्स पे चले जाते हैं, तो जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा शुरू में, उन्हें अपने मास्टर्स में या अब हम अंडर ग्रेड में उनको एक एक्सपोजर देते हैं कि जनाब ये चीज है, ये आपको सीखनी पड़ेगी, आपके अपने कोर्स के लिए भी सीखनी पड़ेगी। तो उससे इनकार नहीं है, वो नमक है जो हर डिश में डलेगा। हाँ बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी एआई वो सब आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगी। बट आप अगर सर्टन काइंड ऑफ फील्ड चूज करते हैं और आप कहते हैं नहीं जी हमें तो जाना ही एआई में है और हमने तो आईटी में ये सारी चीज़ें करनी है, तो दैट्स डिफरेंट। हाँ, वी रिगार्ड कि ज़रूर आपने अगर किसी फील्ड में जाना है और वो अगर फील्ड आपको मिल जाती है आप चूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको वो फील्ड नहीं मिल पाती और आप किसी और जो है वो सब्जेक्ट में चले गए, फील्ड में चले गए, तो उसके लिए रेग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे होते हैं और दिल से पढ़ रहे होते हैं उसमें आपको ज़रूर अल्लाह ताला जो है वो तरक्की देते हैं। अच्छा डॉक्टर समरीन, बीइंग अ वाइस चांसलर ऑफ दाऊद यूनिवर्सिटी, ये बताइएगा कि अभी आप लोगों के पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और अभी क्या कुछ हो रहा है क्या यूनिवर्सिटी में? अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास इस वक्त 8 इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। पेट्रोलियम एंड गैस हम कर रहे हैं जो आजकल बड़ा अच्छा है, लेकिन आप देखें इधर बच्चे कम आ रहे हैं, हालांकि इधर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इधर हमारे पास बड़ा अच्छा एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, आपको पता है पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रही है। इधर बच्चे कम आ रहे हैं, हालांकि इधर आएंगे तो उनको इंटरनेशनल जॉब्स भी मिलेंगे। इसी तरह हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पुरानी है हमारी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने बताया, उसके तो बच्चे हमारे हाथों हाथ इंडस्ट्री ले जाती है। हमारे पास 4 प्रोग्राम मैंने बताए थे आपको, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस का भी है। फिर हमारे पास उसके साथ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का भी है। तो ये हमने प्रोग्राम्स पे ज्यादा बढ़ाया नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो हमारे पे एनरोलमेंट ज्यादा आई है। बाकी हम जो माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स बच्चों के साथ करते हैं और जो हमने एक यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आवर्स उनकी डिग्री की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी है। भले आप
A ग्रेड लेके पास हो जाए, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने 48 आवर्स नहीं किए अपने 4 साल में, तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। आपने सोसाइटी को साथ साथ देना है। इसी तरह आपकी इंटर्नशिप भी हमारे यहाँ मैंडेटरी है, भले आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, इंटर्नशिप आपको यूनिवर्सिटी लगा के देती है। एम्प्लॉयबिलिटी में आपको बताऊं, माशाल्लाह पिछली बार मेरे पास 613 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, उसमें से 89% ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो या तो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, चले गए हैं, और कुछ अपने अपने जो फैमिली बिजनेसेस हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। सही। अच्छा समरीन, जिस तरीके से आपने बताया ज़बरदस्त डिग्री प्रोग्राम्स हैं और जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक जो है वो चेंज है और बहुत अच्छा ये लॉजिक भी है कि इस तरह से बच्चों को गाइड भी करना है, स्टूडेंट्स को बताना भी। ओवरऑल अगर हम बात करें हमारे इंजीनियर्स की, स्पेशली सिंध, पाकिस्तान, कराची से हम बात करें, तो इंटरनेशनली जिस तरीके से हमारे इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, आप क्या समझती हैं कि कितनी वर्थ है? और अगर कोई इस फील्ड में बहुत अच्छा पढ़े, GPA अच्छी हो या बहुत सारी स्किल्स जो है वो डेवलपमेंट हो, तो किस हद तक जो है वो कामयाबी मिल सकती है? इंटरनेशनली भी रिकग्निशन मिल सकती है? देखिए, हमारे पास इंटरनेशनल रिकग्निशन इंजीनियर्स की मौजूद है। वॉशिंगटन एकॉर्ड के हम सिग्नेटरी हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पिछले 6 साल से 7 साल से। तो उससे हमारे 23 कंट्रीज का क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयमेंट तो खुला हुआ है। अब बात इतनी है, हमारे बच्चों को वहां जाके रिकग्निशन क्यों मिलती है और वहाँ बच्चे ज्यादा परफॉर्म क्यों करते हैं? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब बच्चा एक पौधा आप अगर लगाएं, तो वो जब गमले में होगा तो उसकी जड़ उतनी फैलेगी जितनी एक गमले में फैल सकती है। और उसकी ग्रोथ वहां जाके एक स्टैग्नेशन का शिकार हो जाती है। लेकिन जब आप उसे खुले फील्ड में लगाते हैं तो वो जड़ें फैलाता जाता है, बड़े से बड़ा सायादार दरख्त बनता जाता है, बड़े से बड़े फल देना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम बच्चे के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ मौजूद अपॉर्चुनिटीज के अंदर है, हमारे यहाँ मौजूद फ्लेक्सिबिलिटीज के अंदर है। क्योंकि यहाँ बच्चे को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती एक्सपेरिमेंटेशन की। यहाँ फेलियर को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, जबकि जो दूसरे माशरे हैं जहाँ बच्चे जाके रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर दूसरी गवर्नमेंट्स पैसा लगाती हैं, बच्चों के लिए नहीं लगाती, अपने भले के लिए लगाती हैं, लेकिन वो उनके फेलियर से भी सीखते हैं और उनको बैकअप करते हैं। हमारे यहाँ ये एक चीज है कि अगर कोई रिसर्च फेल हो जाती है तो हम उस बंदे को डंप कर देते हैं, हम कहते हैं बस तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने इतने पैसे जाया कर दिए। हालांकि मेरे नजदीक फेल्ड रिसर्च भी एक पॉजिटिव आउटकम आपको देती है कि आपको बताती है दिस इज नॉट द वे टू गो। तो वहाँ बच्चों को जब खुल के सोचने का मौका मिलता है, वहाँ बच्चों को जब खुल के अपने दिमाग की जो भी उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है उसको बाहर लाने का स्पिल आउट करती है वो वहाँ जाके, तो वो फिर आपको दिखाई भी देती है। और ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो अभी NID का जो एक ग्रेजुएट है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी एक विकी है कंपनी MIT का भी, वो वहाँ पढ़ रहा है, तो वो आई वुड से कि ये पहले दिन तो नहीं हुआ होगा ना। उसकी कंपनी ने पहले एक अपनी स्टैचर बनाई तो एलॉन मस्क ने उसको पकड़ा ना, लाइमलाइट में आए तो एलॉन मस्क ने उसको कैच किया। तो ऐसे तो नहीं हो गया कि वो घर बैठा था और अचानक उसको सुबह एलॉन मस्क ने बुला लिया। MIT में उसकी टीम है, वो उस टीम में दूसरी नेशनैलिटीज के बच्चे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लीड पाकिस्तानी बच्चा है, वी ऑल प्राउड ऑफ इट। तो वहां उसने वो मेहनत की, उसने जो उसका आइडिया था उसको किसी ने क्रेजी आइडिया नहीं कहा होगा, क्योंकि यहाँ तो जब कुछ नई बात आती है वो फौरन या तो जोक या क्रेजी लगती है। तो वो कहते हैं ना, एवरी इन्वेंशन इनिशियली हैज बीन रिगार्डेड एज जोक या एज समथिंग रिडंडेंट और अब्सर्ड। जो अब अब्सर्ड नहीं होगी तो इन्वेंशन कैसे होगी? तो वो ये बात हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी है, हम सिर्फ उनकी जो कहना चाहिए ऑप्टिमल यूज पे भी नहीं है, मैं ये बात कहती हूँ। उनको उनकी पूरे पोटेंशियल पे यूज करना तो दूर की बात है, हम उनके ऑप्टिमल यूज पे भी नहीं है। और उसमें 2-3 फैक्टर्स और मैं ऐड करते चलूँ साथ साथ। हमारे बच्चों का थोड़ा सा हमने कुछ घर के अंदर उनको होता ये है कि ठीक है बच्चा ये कह के चला जाता है नहीं मैं तो यही करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसके अम्मी अब्बू बड़े सिबलिंग्स की वो बात कहीं ना कहीं टिक जाती है और फिर वो उसी लाइन को ढूंढना शुरू करता है, एक्सप्लोर करना शुरू करता है। मैं ये कहती हूँ आप इंटर तक बच्चे को साथ लेकर चलें, लेकिन उसके बाद लेट हिम और हर एक्सप्लोर के वो करना क्या चाहते हैं और उसके एप्टीट्यूड को सपोर्ट करें। जब तक आप उसके एप्टीट्यूड को सपोर्ट नहीं करेंगे वो कभी भी एक्सेल नहीं कर सकता, वो एवरेज मीडियोकर ही रहेगा आपकी पसंद की फील्ड में। अपनी पसंद की फील्ड में फिर आप उसको देखेंगे कि वो आपके लिए एक्colades भी लाएगा, आपको प्राउड भी करवाएगा और सब कराएगा। सही।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन हुसैन, आपके कीमती वक्त के लिए। आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे शो के लिए निकाला और हमने बहुत सारी बातें की, और आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज ज़रूर गया होगा कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए जी, शो में यह वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और भाई एक वर्ड सुना कल के पकड़ सको तो पकड़ लो। मंशियात फरोश पिंकी गिरफ्तार, अदालत में बगैर हथकड़ी के जो है प्रोटोकॉल के साथ पेशी हुई। अब इसकी क्या करंट अपडेट है, कल से लेके अब तक सोशल मीडिया पर ये सारी खबर जो है वो चल रही है, और उनका स्टाइल और जिस तरीके से वो आई और जो उन्होंने कुछ कहा उस हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अशरफ भाई ये बताइए क्या अपडेट है? देखें सबा, देखा जाए जो हमारा सिस्टम है, कानून का जो सिस्टम है, तमाचा मारा गया है कल। अगर हम अदालत में देखें, और जो पिंकी डॉन है, मनीषात फरोश थी, इनके ऊपर 2 मुकदमात हमने नहीं, मतलब पुलिस ने खुद डाला था। एक जब गिरफ्तार करने गए तो आपका बिना लाइसेंस का असला, जो गैर कानूनी असला था, वो बरामद हुआ। मनीषात बरामद हुई 15.5 लाख रुपए की, जिसमें आपकी जो कुकीन थी, अब आइस थी, और ये सारी बरामद हुई। उसके बाद गिरफ्तार करके लेके गए, फिर अदालत में पेश किया। तो उसके मतलब आप उसकी जो एक्शन, उसकी वीडियो है कि जिस तरीके से अदालत जा रही थी, तो उसे प्रूफ दिया, कह रही है वो साहब मैसेज, ऑडियो मैसेज दिया, कोई मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, 10 सालों से लगे हुए हैं और मेरा कुछ नहीं कर सके हैं। उसके बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं, मैं तो 10 साल तक आपके पीछे लगा रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, और उसके बाद मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, निकल जाएंगे। अब आज जो करंट अपडेट है कि जुडिशल कमीशन जो जेसी के लिए जो ऑर्डर लेके पुलिस उसको गिरफ्तार करने अपनी तहवील में लेने गई है, उसके बाद रिमांड होगा और जो मज़ीद तहकीकात होंगी। और यहाँ पे साथ में मज़ीद अपडेट क्या आई है कि उन्होंने अपने जो ग्राहक थे, मनीशियात जो इस्तेमाल करते हैं, जो पोश इलाके के बच्चे थे, लड़कियाँ थी, इन सबको, तो उनको पैगाम दिया है कि आप परेशान ना हो, मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे बंदे मौजूद हैं, मेरा यही नंबर चल रहा होगा, यानी व्हाट्सएप पे जस्ट आप उस पर अपनी डिमांड डालें, पैसे आप ट्रांसफ़र करें, और आपको मनीशियात, जो भी मनीशियात, आइस चाहिए आपको, कुकीन चाहिए आपको, कैप्सूल चाहिए आपको, पिल्स चाहिए, सब मिल जाएंगी। तो ये आप टोटल जो सिस्टम है हमारा, उस पर बड़ा तमाचा मारा है, और एक मैसेज दिया है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जैसे कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो कॉन्फिडेंस के साथ नज़र आ रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या है, इसके पीछे पैसा है सबा, इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है कि सबकी आवाज़ बंद है। जो हमारे जो सोर्सेस ने, जो हमने पूछा, जो मैं भी इसमें इन हुआ था कल से, तो सोर्सेज ने बताया कि इनके जो मोबाइल हैं और फॉरेंसिक के लिए इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो घर पे छापा पड़ा था, जो गिरफ्तारी के लिए गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी ली हैं। वो लोग कॉन्टैक्ट जिनको थे, उनकी फॉरेंसिक होती, मोबाइल की जो फॉरेंसिक होती है, तो पूरी एक लेबॉर्ट्री से उसके किससे कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ, किससे क्या बात हुई, सब चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आप हैरान होंगी, बड़े बड़े इंकशाफ भी होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वो बंदी है जो मुल्जिमा जो है मनीषात फरोश, जो आपकी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करी थी। इनका टारगेट असल पॉइंट यही है। हाँ, कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी। ये गरीबों के कोई नहीं है, गरीबों का कोई मसला नहीं है। वो अमीर लोग और करप्शन के वो पैसे जो अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, उनकी ज़िंदगी। अभी आपने देखा कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी इंतकाल कर गए मनीशियात इस्तेमाल करने में। अब उसके बाद आपको 10 साल के बाद इतना बड़ा एक्शन नज़र आया। और उसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर तो इंतज़ामिया की जानिब से ही कहा जाता है जी स्टूडेंट्स के टेस्ट कराए जाएंगे, अगर किसी का इस हवाले से जो है टेस्ट पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली उसका नाम तो मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे पूछेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। और यहाँ इतनी बड़ी मुल्जिमा जो है वो ये कह रही हैं कि जी पकड़ सको तो पकड़ लो और काम चलता रहेगा। ये तो लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल सबा, आप देखें कि जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहीं से हमारी नौजवान नस्ल आगे बढ़ती है, अगली नस्ल आती है। और इन्होंने जो टारगेट किया पोश इलाके, कराची में जो आपका क्लिफ्टन, गरीबों का नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, गरीबों का नहीं, क्योंकि जो पिल्स होती हैं, कुकीन होती है, ये 100-200 रुपये की नहीं मिलती है। जब इसको गिरफ्तार किया, ये कहीं सप्लाई करने जा रही थी, 15.5 लाख रुपए की थी सामान। 2 पैकेट था कुकीन का, कैप्सूल थी, जिसे 15 कैप्सूल थी 300 ग्राम की, और फिर गैर कानूनी असला भी बरामद। 2 मुकदमात इसके ऊपर ये अभी जो गिरफ्तारी के बाद डाले हैं, जो उसकी चीज़ें मिली। और आप सोचें कि किसी को जो सप्लाई, एक पार्टी के लिए 15.5 लाख रुपए का माल लेके जा रही थी, तो आप सोचें कि कितनी पार्टियों पर सप्लाई करती होंगी। और मतलब ये लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का गेम है। और बकौल जो सोर्सेस ने कहा है, जो इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई मैंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए दिए हैं
तो मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ, और मैं आसानी निकल जाऊंगी। ये वो सिस्टम पे तमाचा है कि मतलब कि ये अपने आप को क्वीन कह रही हैं, क्वीन कह रही हैं, डॉन कह रही हैं, और डॉन को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये वो अल्फाज हैं। और कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस तरीके से अदालत के अंदर ये जा रही थी, आप इनकी मूवमेंट देखें तो मैसेज दे रही थी, बच्चों का फ्यूचर तबाह किया। मतलब सबसे बड़ा कि वो पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि कितने बच्चों को इन लोगों ने, ये कुकिंग मनीशियात एक जहर है और पूरी नस्लें तबाह कर देता है ये। पाकिस्तान में मनीशियात इतनी तेज़ी से फैली है, मैंने आज भी एंटी नार्कोटिक फोर्स की खबर दी है, मुल्क भर में ऑपरेशन हुआ है और तकरीबन 3 करोड़ रुपए मालिक की मनीशियात पकड़ी है और 8 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। तो ये वो लानत है जो हमारी मईशत को खोखला कर रही है, क्योंकि ये लोग गरीबों के लिए नहीं है। ये आप कोकीन हो गई, जो पल्सिस जो उनकी जो गोलियां होती हैं सब बहुत महंगी होती हैं। सब एक पिल लेके जो नशे का जो मज़ा लेते हैं, तो आइस हो गई ये सारी, तो ये 15-15 हज़ार रुपये की कैप्सूल है। लोग दवा लेने के लिए मरते हैं, वो नहीं मिलती है उनको। लेकिन लोगों के पास देखें, हमारा जो सिस्टम है इसमें करप्शन का पैसा इतना है कि उनको कोई फिक्र ही नहीं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये हुआ है कि बड़े बड़े लोगों के, रिसेंटली 1 महीने के अंदर बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो हैं मनीशियात इस्तेमाल करने की जान से चले गए। इसके बाद अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन में जाएं और रियली में जो मैं बताऊं कि मनीशियात या आइस वगैरह इस्तेमाल करता है, आप जाके देखें डिफेंस और क्लिफ्टन में, ख़ास तौर से एक्सीडेंट का जो रात गए, क्योंकि निकलते नशे में होते हैं, गाड़ियाँ हाई स्पीड में चला रहे होते हैं, गाड़ी के हिट हो जाती है, उसमें भी बच्चे मर जाते हैं। तो ये हादसात भी इसलिए बढ़ गए हैं कि वहाँ नशे की आदत में ये चला रहे होते हैं और इनको नहीं पता होता है क्या होता है, क्योंकि वो जब नशा करते हैं इस टाइप का, उसका जो मैसेज है अगर आप वो प्रॉपर, क्योंकि हम ऑन एयर नहीं कर सकते हैं, वो जो मैसेज उन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके अलावा भी एक मैसेज है जो कि हम एज अ मतलब के टीवी पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ी है उसमें। उन्होंने ये कहा है कि मैं ऐसी वो जो ये कुकिंग वगैरह सप्लाई करती थी, कहा कि आप मतलब कि अलग दुनिया में चले जाएंगे, सर भी दिमाग पर दीवार पे मारेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इतना इंजॉय करेंगे। लेकिन उसके पैसे हैं 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे भी ले रही थी ये। मगर ये मतलब इसको कुकिंग मेकर भी कहा जाता था, ये आम से सप्लायर नहीं है, ये हाई डोज की कुकिंग बनाती भी थी खुद, ये इतनी माहिर हैं ये। और ये तमाम जो सोर्सेस हैं, इन्वेस्टिगेशन है और ये सारा कि आज से नहीं, ये खुद अपने पैगाम में दिया, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप सुनिएगा कि 10 साल से ये कर रही हैं और कह रही हैं 10 साल से मेरा कोई कुछ और कोई रेग्रेट भी नहीं है, मतलब शर्मिंदगी नहीं है, कोई रेग्रेट नहीं है किसी किस्म के, कोई ये आइडिया ही नहीं है कि कितने घर तबाह कर दिए, कितने घरों के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तबाह कर दिया। मतलब दिस इज़ इनसेन। ये करंट अपडेट्स थी इस केस के हवाले से जो हमने आपके साथ में शेयर की। अशरफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर अपना ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग City@10।